कोलकाता से केदारनाथ धाम हमारा टूर स्टार्ट हो चुका है। कोलकाता से राजधानी एक्सप्रेस लेकर के हम पहुंचे हैं दिल्ली, और दिल्ली से टैक्सी लेकर के हम निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। अभी हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बरला गांव स्थित शिवा ढाबा पर हैं। यहाँ हमने जमकर खाना खाया है। जो ये मेरे भाई हैं साथ में, ये कह रहे हैं कि हम लोग 4 लोग हैं इस टूर में, और इसमें हमको 1.5 लाख का खर्चा नहीं आएगा पूरा घर से घर तक केदारनाथ धाम घूम करके। और मेरा कहना ये है कि 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर 1.5 लाख से कम हुआ तो ये जीतेंगे, और 1.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो मैं जीतूँगा। और जो जीतेगा अगला टूर उसके लिए रहेगा बिल्कुल फ्री, हारने वाले की तरफ से। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और हर की पैड़ी पर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों का प्लान है कि हम शाम तक यहीं रहेंगे, और माँ गंगा आरती में हम लोग हिस्सा ग्रहण करेंगे। इसके बाद रात को हम हरिद्वार में ही अपना विश्राम करेंगे, और कल सुबह हम लोग यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। भारत सेवा संघ हरिद्वार में 2 घंटा सोने के बाद अब हम लोग बैटरी रिक्शा लेकर के 5 बजे के आसपास हर की पैड़ी जा रहे हैं संध्या आरती देखने के लिए। इस समय यहाँ पर बादल छाया हुआ है और आंधी चल रही है। भारत सेवा संघ हरिद्वार में रहने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जो रूम दिया है वो बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा है। उसका स्पेशल वीडियो रूम रिव्यू का अलग से मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। भारत सेवाश्रम से हर की पैड़ी जाने के लिए जो टोटो का किराया है, हम लोगों से 20 रुपये पर हेड लिया जा रहा है। रात हरिद्वार के भारत सेवाश्रम में बिताने के बाद अब हम लोग गुप्त काशी के लिए निकल पड़े हैं। आज की रात हम गुप्त काशी में पहुंचकर गढ़वाल मंडल के टेंट में बिताने वाले हैं।
ऋषिकेश से हम कुछ किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और इस जगह का नाम है गुल्लर घाटी और यहाँ पर हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने ले लिया है, देखिए, गर्मा गर्म आलू का पराठा, उसमें है एकदम शुद्ध पहाड़ी, ये है मक्खन और इसको हम एंजॉय करेंगे दही के साथ। खाना खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन पहाड़ों से हमें मुकाबला करना है बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए, उन पहाड़ियों पे चलने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी शक्ति, है ना। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, शारीरिक और मानसिक दोनों, तो मानसिक शक्ति तो सबके पास है, इसलिए हम लोग आए। शारीरिक शक्ति के लिए हमको चाहिए बढ़िया और ताज़ा खाना। तो ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं गुल्लर घाटी में गर्मा गर्म, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की तरफ निकल जाएंगे क्योंकि रात हम बिताएंगे गुप्त काशी में और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग दिखाएंगे। इसका स्वाद मैं थोड़ा आपको बता दूं, देखिए मक्खन इसमें लग गया है और अचार भी हमको मिला है, देखिए बहुत सुंदर सा ये अचार है। आप स्वाद के लिए अचार से खा सकते हैं और नहीं तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम नॉर्थ इंडियन आलू के पराठे का स्वाद आ रहा है। हम जितना इन पहाड़ों पर आगे बढ़ते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम इनके ही जितने जीवन में ऊंचा उठ सकें। मैं ऋषिकेश के बाद ब्रेकफास्ट करके कुछ किलोमीटर और आगे आ गया हूँ। मेरे राइट साइड में इधर नीचे माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, जो अपनी ऊर्जा से हम श्रद्धालुओं को, हम यात्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसी प्रकार ये ऊंचे पर्वत हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी जीवन में उच्चता हासिल करें। आइए हम सभी लोग माँ गंगा का आशीर्वाद और इन पर्वतों की प्रेरणा को अपने अंदर समाहित करके केदारनाथ के दर्शन हेतु आगे बढ़ें। चलिए केदारनाथ धाम की तरफ आगे चलते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अब मैं देवप्रयाग पहुंच चुका हूं। मेरे दाहिने तरफ दो पवित्र नदियों का संगम हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पवित्र नदी का जल नीला और हरा आभा एक साथ लिए हुए है और द्वितीय नदी का जल धवल है। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए ये प्रश्न छोड़े जाता हूँ कि इस स्थान पर, जिसे देवप्रयाग कहते हैं, किन दो नदियों का संगम हो रहा है? कमेंट में आप मुझे लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो के एंड में इस प्रश्न का उत्तर मैं भी आपको दूंगा। चलिए अब देवप्रयाग से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस समय मैं पार कर रहा हूँ एक ब्रिज। मेरे पीछे है कीर्ति नगर और ब्रिज के नीचे से प्रवाहित हो रही है अलकनंदा नदी। और इस ब्रिज को पार करने के बाद हम पहुंच जाएंगे श्रीनगर क्षेत्र में। एक बार मैं आपको इस ब्रिज के नीचे से प्रवाहित हो रही माँ अलकनंदा का दर्शन भी करवाना चाहूँगा। यह है माँ अलकनंदा। देखिए कितना सुंदर यह दृश्य कीर्ति नगर का आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए, हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और श्रीनगर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। माता अलकनंदा को नमन करते हुए और माता अलकनंदा से मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए भगवान श्री केदारनाथ के धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा में आप देख सकते हैं है माता धारी देवी का मंदिर। आप जब भी केदारनाथ की यात्रा पर या चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो माता धारी देवी के दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि चार धाम की रक्षा करने की जिम्मेदारी माता धारी देवी पर ही है।
ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ केदारनाथ मार्ग पर, कितनी अच्छी हवा चल रही है और पीछे हमारे अलकनंदा बहती हुई चली जा रही है। और जगह का नाम है कलियासोत और ये जो ढाबा है इसका नाम रखा है गोवा बीच ढाबा। गोवा बीच क्यों रखा है वो मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन महसूस कीजिए पीछे हमारी अलकनंदा बहती हुई चली जा रही है, कितनी सुंदर हवा चल रही है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, इस बाउंड्री के पीछे से ही अलकनंदा बह रही है। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इस जगह को गोवा बीच क्यों कहा जा रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ। सामने जो आप स्थान देख रहे हैं, अलकनंदा बहती हुई चली जा रही है और लेफ़्ट साइड में देखिए बहुत सारा सिल्वर सैंड है। ये माँ गंगा से निकली हुई रेत है और ये जो रेत है इसने इस जगह को एक बीच का आकार दे दिया है। ऐसा लग रहा है हम किसी बीच पर हैं। आपने देखा ये जो ढाबा है, जिस ढाबे पर बैठ के हमने खाना खाया, उसको किस लिए गोवा बीच ढाबा कहा जा रहा है। मैं इस समय पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में आपका स्वागत है। यहाँ पे अभी आप रुद्रप्रयाग संगम में खड़े हैं। अभी हम नीचे आपको दिखाएंगे संगम हो रहा है। यहाँ पे अलकनंदा एंड मंदाकिनी का संगम हो रहा है। यहाँ पे ये ब्लैक वाली जो है वो मंदाकिनी केदारनाथ धाम से आ रही है, उधर वाली अलकनंदा है। अलकनंदा नदी सबसे बड़ी नदी है, वो पांचों प्रयाग में मिलती है। जैसे कि आपने पीछे देवप्रयाग देखा होगा, वहाँ पे अलकनंदा एंड भागीरथी का संगम है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एंड अलकनंदा का संगम है। तीसरा संगम हमारे कर्णप्रयाग में है। कर्णप्रयाग में पिंडर एंड अलकनंदा का संगम है। चौथा प्रयाग हमारा नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग में मंदाकिनी एंड अलकनंदा का संगम है। पांचवा प्रयाग हमारा विष्णुप्रयाग है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा एंड अलकनंदा का संगम है। अलकनंदा नदी हर संगम में एक एक नदी को विलुप्त करती है, तब जाके देवप्रयाग से वो गंगा बनती है। धन्यवाद। आज सुबह हरिद्वार से चल करके मैं आपको संपूर्ण केदारनाथ यात्रा मार्ग दिखाते हुए अब शाम को मैं पहुंच चुका हूं गुप्त काशी। गुप्त काशी में मैं रुका हूं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में। ये एक सरकारी गेस्ट हाउस है, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर और बहुत सारी सुविधाओं से युक्त है। देखिए यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से आते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। ईवी चार्जिंग स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है। देखिएगा सामने कितना सुंदर व्यू है इस गेस्ट हाउस के, और गेस्ट हाउस को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले व्यू थोड़ा सा देख लीजिए, कितना सुंदर व्यू है। और इधर व्यू है और इधर खूबसूरत सा हमारा गेस्ट हाउस है। इधर जो पहला वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें डॉर्मेट्री है और इस वाले में शायद अच्छे रूम आपको मिलेंगे। अगर आप रूम भी बुक करते हैं तो किचन वगैरह की सब चीज़ की फैसिलिटी है। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही स्पेसियस है। और यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी को आप यहाँ पार्क भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे सुंदर चीज़ है वो है यहाँ पर जो व्यू है वो है। मुझे बहुत पसंद आया ये गेस्ट हाउस। जीवन में अगर मैं दोबारा कभी आऊँगा तो कोशिश करूँगा इस गेस्ट हाउस में दोबारा रुकूँ, क्योंकि सामने जो व्यू देख रहे हैं आप, ये व्यू के साथ आप देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद जो पहाड़ पे देख रहे हैं, जो बीच में एकदम चोटी है, उसमें आप
बर्फ़ देख सकते हैं, स्नो देख सकते हैं। और इधर है हमारा ये गेस्ट हाउस, सुंदर सा। बुकिंग करने का प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन बुक करके आप अगले सीज़न में या किसी भी समय बिना सीज़न के भी आप यहाँ पर आकर कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। मैंने गुप्त काशी के मार्केट से रेन कोट ख़रीदा है। मुझे मालूम था पहले से ही, दिल्ली से चलने से पहले, कि रेन कोट रिक्वायर्ड है। अगर रास्ते में जब हम केदारनाथ धाम की तरफ ट्रैकिंग करेंगे 22 किलोमीटर, तो हो सकता है हमको बारिश का सामना करना पड़ जाए, और बारिश से बचने के लिए रेन कोट रखना मस्ट है। तो रेन कोट लेने के लिए मैं गुप्त काशी के मार्केट में गया था। मैं चाहता था कि गुप्त काशी से ख़रीदूं, जिससे कि मुझे थोड़ा गुप्त काशी का मार्केट भी देखने को मिल जाए। तो देखिए, इस समय 8:30 भी नहीं बजा है। सामने भी दिखाऊंगा आपको, सुनसान हो गया है। और दिन में भी जो पूरा रास्ता मैं ऋषिकेश से गुप्त काशी तक आया हूँ, कहीं पे भी मुझे 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला। सामने देखिए, है ना, क्या नज़ारा है। ये गुप्त काशी है। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ का ये दृश्य है, पर्वतों के बीच में, ज़बरदस्त। ये देखिए, गेस्ट हाउस के सामने से जो नज़ारा मैंने दिखाया था, वो नज़ारा आप फिर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। ये आ गया वही चार्जिंग स्टेशन जो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था दिन के समय, और ये आ गया हमारा गेस्ट हाउस, चमचमाती हुई रोशनी। और मैं एक बार अपना चेहरा भी आपको दिखा देता हूँ। डिनर करने के बाद थोड़ी सी शक्ति आ गई है। ये है वो व्यू जो हमारे गेस्ट हाउस के सामने से देखने को मिल रहा है। कल सुबह बहुत मेहनत करना है, बहुत सारी चढ़ाई करनी है, इसलिए अब मैं जाकर के सोऊंगा और बिल्कुल फ्रेश होकर सुबह आप लोगों से मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। गुप्त काशी से 1 घंटा सुबह टैक्सी में सोनप्रयाग पार्किंग तक पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है सोनप्रयाग पार्किंग 2 में, और पार्किंग करने के बाद हल्का वहाँ नाश्ता कर लिया है। काफ़ी कॉस्टली मिलता है नाश्ता वहाँ पर, लेकिन आप आए हैं तीर्थ यात्रा में और अब पैदल चलना है, तो महंगा हो या सस्ता, नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। गौरी कुंड पहुंचना है हमें सबसे पहले, सोनप्रयाग से गौरी कुंड। सारे यात्री आप देखिए, ये पैदल पैदल गौरी कुंड के लिए निकल गए हैं। हर हर महादेव। जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सोनप्रयाग से यात्रा, तो एक छोटा सा हेल्थ चेक होता है वहाँ पर। जनरली आपको बुखार है या नहीं, आपका टेम्परेचर चेक होता है, और चेक होता है आपका ऑक्सीजन लेवल। तो अगर 90 से अबव ऑक्सीजन है तो आप पैदल यात्रा करने के लिए एकदम फिट हैं। तो हम लोग 4 लोग हैं और हम चारों का 93 से 98 के बीच में ही आया है, तो हम लोग फिट हैं बाबा के आशीर्वाद से। और अब हम पहुँचेंगे गौरी कुंड। पूरा दिन का समय है हमारे पास, आज पूरा दिन हम पैदल चलेंगे, और इस समय लगभग 10 बजे हैं सुबह के, और पूरा दिन है हमारे पास,
पूरा दिन हम धीरे धीरे करके, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दौड़ भागी नहीं। जिस गति से चलने में आप अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करें, उसी गति से आप चलिए। मैं तो बहुत धीरे धीरे चलूँगा। शाम को केदार धाम पहुंचकर आज की रात हम गढ़वाल मंडल विकास निगम के डॉर्मेट्री में रुकेंगे। पहले से ही हमने बुक किया हुआ है, जैसा गुप्तकाशी में रुके थे आज की रात रुकेंगे। कल सुबह उठ करके हम लोग नहा धो करके बाबा से आशीर्वाद लेंगे और दर्शन करेंगे। इस पुल के नीचे से ही हमारी पवित्र नदी बहती हुई जा रही है। अगर हम पैदल चलेंगे तो ही इन सुंदर मार्गों का हम आनंद उठा पाएंगे। इन मार्गों से हमारी दोस्ती हो सकेगी और ये मार्ग भी हमें अपना दोस्त बना सकेंगे। अगर हम चले जाएंगे हेलीकॉप्टर से उड़ के तो हमारी किसी से कोई दोस्ती नहीं होगी। बस हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। यहाँ पे भी बड़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोकल लोग हैं। तो यहाँ पे गाड़ी मिल रही है, तो मेरे साथ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि केदार गौरीकुंड तक आप गाड़ी में जा सकते हैं। तो निर्णय ये है कि ये 5 किलोमीटर हम गाड़ी में जाएंगे। तो देखिए ऐसी लोकल गाड़ियाँ हैं और उसमें हम चलेंगे गौरीकुंड। सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी में हम लोग बैठ करके जा रहे हैं गौरीकुंड। लगभग 5 किलोमीटर की ये यात्रा है और प्रति व्यक्ति इसका चार्ज हमें लग रहा है 50 रुपये। रास्ता बहुत संकरा है और 2 गाड़ियां निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन देखिए बाहर का दृश्य जो है ये आपको किसी भी तरीके से कष्ट महसूस होने नहीं देगा। इतनी खूबसूरती देख करके आप सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। तो ये सफ़र रहने वाला है लगभग 10-12 मिनट का शायद। तो 10-12 मिनट के बाद जब हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे फिर हमारी मुलाकात होगी। सोनप्रयाग से जो लोकल गाड़ियां चलती हैं वो यहीं तक आती हैं और यहाँ से फिर कुछ यात्रा हमें गौरीकुंड तक पैदल ही करना है। यहाँ तक भी नहीं आती, मैं आपको दिखाऊं वो जो गाड़ियाँ रुकी हुई है ना, लाइन से आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे 10 मीटर करके आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोग पीछे ही उतर गए। सामने ये बास्केट वाले बैठे हुए देखिए। अगर आपको आने जाने के लिए बुज़ुर्ग लोग हैं जो जिनको चलने में दिक्कत है, उनको जो है यहाँ पे बास्केट वाले बैठे हुए हैं। आप यहाँ से बास्केट ले सकते हैं। यहाँ से गौरीकुंड के लिए 200-300 रुपये मांग रहे हैं। और अगर आप केदारनाथ तक जाना चाहते हैं, केदारनाथ तक जाने के लिए फिर हज़ारों की बात होती है। मैंने रेट पूछा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है 10,000 के आसपास तो ये लोग मांगते ही हैं। धीरे धीरे चलेंगे। मुझे लगता है कि अगर घंटे में 2 किलोमीटर भी चलें, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि उनको पैदल ही चलना है, तो घंटे में 2 किलोमीटर भी चलें तो वो 20-22 किलोमीटर है। तो रात के 9 बजे तक भी हम पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हमारा टेंट बुक है। आराम से रात में जाके टेंट में सोएंगे, आराम करेंगे। गौरीकुंड जो मार्केट है उसका जो रास्ता है वो बहुत संकरा है। बिल्कुल चिपक के पतली गली में से होते हुए निकल रहे हैं। इस गौरीकुंड मार्केट के अंदर तो ऐसा लग रहा है दर्शकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो सामान बेचने वाले हैं, जैसे रेनकोट है, जैकेट है, वो लोग भी बाहर तक दुकान लगा के बैठे हुए हैं। और गली तो वैसे ही बहुत पतली है। आप देखिए ऐसी पतली संकरी गलियां हैं, जिसमें से जो बास्केट वाले हैं उनका भी अलग से ज़्यादा भीड़ है। देखिए ऐसा लग रहा है आने जाने वाले दोनों मिलके ये जो पतली सी सड़क है यहाँ पे जाम सा लग रहा है।
चलिए गौरीकुंड मार्केट से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं। ऐसी ये वाली जो पालकियाँ हैं, ये पालकी करके भी आप जा सकते हैं। इसमें एक आदमी को बिठा लेते हैं और फिर 4 आदमी इसको बिठा करके आपको लेकर जाते हैं। मुझे नहीं पता कितना चार्ज करते होंगे, अगर आपको पता है तो बताइए कितना चार्ज करते हैं भाई आने जाने का? जी हाँ 16,000। तो ये आने जाने का 16,000 चार्ज करते हैं इस पालकी में। 4 आदमी होते हैं तो 4 आदमी इसको लेकर जाते हैं, तो 16,000 का मतलब हो गया एक व्यक्ति को 4,000 रुपये मिल जाता है। गौरीकुंड में थोड़ी भीड़ तो है आज, यहाँ पे खच्चर नहीं है, खच्चरों पे बैन लगाया हुआ है क्योंकि खच्चर बीमार हैं, बीमारी फैल रही है उनसे। लेकिन एक बड़ी परेशानी समझ में आई मेरे को यहाँ पर, ये जो बास्केट वाले लोग हैं ये सुविधा भी दे रहे हैं मगर ये असुविधा भी क्रिएट कर रहे हैं। जितने तीर्थयात्री नहीं हैं उससे ज़्यादा बास्केट वालों ने रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है, और जितने बास्केट वाले हैं सभी को जवाब देना पड़ता है कि मुझे नहीं चाहिए। हर आदमी पीछे पड़ जाता है, रोकता है, और इसी वजह से गौरीकुंड के अंदर बहुत ज़्यादा जाम है। मुझे लगता है बास्केट वाले होने चाहिए, उनकी भी कमाई होनी चाहिए, पर उनका एक निर्धारित स्थान होना चाहिए कि उसी स्थान पर वो रहेंगे, जिसको बास्केट चाहिए वो ले लेगा। 3-4 जगह डिवाइड कर दो, एक शुरू में एक बीच में, है ना, ऐसे कुछ देर के बाद अगर किसी को चाहिए तो बीच में कहीं और बना दो कि वो वहीं रहेंगे, और 1 बाय 1 करके जिसको भी चाहिए होगा नंबर से वो ले लेगा। ये क्या हो रहा है कि सारा रास्ता इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, और इतने लोगों को जवाब देना पड़ता है कि जवाब देते देते ही आप हैरान हो जाएंगे। गौरीकुंड से बाहर आ गए हैं, देखिए बाहर आने के बाद जब बास्केट वाले कम हो जाते हैं तो रास्ता ऐसा श्रद्धालुओं से ही भरा दिखता है, और श्रद्धालुओं की संख्या आप देख सकते हैं सड़क पर कितनी है। थकने से पहले ही बैठ लो, पानी पी लो, आराम कर लो, गप्पे मार लो, उसके बाद फिर 2-1 किलोमीटर चल लो, पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो अभी गौरीकुंड के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से एक लाठी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह बैठने की व्यवस्था है, आप आराम से बैठते हुए जा सकते हैं। गौरीकुंड से बाहर का इलाका है, यहाँ पर ये बहुत सारे बेंचेस लगे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये गेट बना हुआ है, देखिए बहुत ही शानदार। इस गेट का नाम है गेटवे एट गौरीकुंड। बहुत सुंदर ये गेट बना हुआ है, और इस गेट को क्रॉस करते ही यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है पानी का। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो देखिए नींबू पानी, खीरा, तरबूज और तरह तरह की चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे लोग यहाँ सेल कर रहे हैं। और पशुओं के लिए गर्म पेयजल, पशु का मतलब खच्चरों के लिए। अरे बाबा का आशीर्वाद है, मुझे तो लग रहा था कि मैं 2-1 किलोमीटर ही चलाऊँगा, लेकिन ये मेरे सामने देखिए गौरीकुंड से बाहर निकलते ही यहाँ पर मुझे एक माइलस्टोन मिला है। इस पर लिखा हुआ है केदारनाथ अब सिर्फ 15 किलोमीटर। सपाट रास्ता हो, चढ़ाई भी हो तो परेशानी नहीं होती है। अगर ऐसी सीढ़ियाँ आ जाए ना, जो ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं, इन सीढ़ियों से चढ़ने में लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो ये सीढ़ी हटा के प्लेन रास्ता बना दिया जाए तो फिर लोग आराम से जा सकते हैं। पर क्या करें, यहाँ पे तो सीढ़ियाँ बना दिया है, तो बहुत सारे लोग जो जिनको चलने में दिक्कत होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको थोड़ी परेशानी होती है। जैसे सीढ़ियों से ऊपर आ गए, फिर ये प्लेन आ गया, तो ये प्लेन में लोग आराम से जा सकते हैं। धीरे धीरे काफ़ी दूर तक तो मैं आ गया हूँ। हर जगह अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है
भूस्खलन क्षेत्र, पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानीपूर्वक चलें। तो सावधानी बरतने के लिए हर जगह लिखा हुआ है। और साइड में देखिएगा नीचे नदियाँ तो चल ही रही हैं साथ साथ में। और ये सामने देखिएगा पहाड़ की चोटी पर अगर कैमरे से मैं दिखा पा रहा हूँ तो बर्फ़ दिखने लग गया है, बर्फ़ है वहाँ पर। और लोग देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या आप स्क्रीन पे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई रश नहीं है, थोड़ी बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। खाली खाली सड़कें चल रही हैं और जो लोग चल फिरने में असमर्थ है वो पिट्ठू में इस समय अपनी यात्रा को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। भोले शंकर की जय बोलते हुए आगे को बढ़ते जाना है। कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे बाबा के दरबार में। सभी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। कठिन मन से मान लिया तो कठिन है, और मन से माना कि कठिन नहीं है, मैं कर लूँगा तो फिर कठिन नहीं है। यहाँ पे ये रंग बिरंगी छतरियाँ जो दिख रही हैं, वो सब जो छतरियाँ हैं उसके नीचे जलपान केंद्र है। मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और कॉस्टली क्यों है? क्योंकि नीचे से सिर पे ढो करके या खच्चरों पे ढो करके सामान यहाँ तक लाना पड़ता है, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। अभी 100 मीटर पीछे 1 लीटर पानी का बोतल लिया था मैंने, और 1 लीटर बिस्लरी 50 रुपये चार्ज किया गया है। तो 1 लीटर पानी 50 रुपये। और फ्रूट चाट जैसा आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे प्लेट में 150 ग्राम के आसपास फ्रूट चाट है। ये यहाँ पे सेल किया जा रहा है 50 रुपये प्लेट, एक खीरा 50 रुपया। ये देखिए बच्चे भी सब पिट्ठू पर बैठ कर के जा रहे हैं। इनका आनंद अलग है, भगवान के दरबार पे भी जाने का आनंद अलग है। और ये जो पीठ की सवारी बच्चे कर रहे हैं, ये जीवन भर इनके स्मृति पटल पर एक मधुर स्मृति छोड़कर जाएगा। ये हमेशा याद रखेंगे। हम भी गए थे पीठ पर बैठ कर के। बरसाती यहाँ पर बना के रखा हुआ है, हर 50-50 मीटर की दूरी पर आप यहाँ बैठ भी सकते हैं छाए में थोड़ी देर। और बारिश आने का अगर चांस हो तो भीगने से बचने के लिए भी हर 50-50 मीटर की दूरी पे इस प्रकार का बनाया हुआ है। पालकी की सवारी करते हुए लोग, और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने दरबार पे बुलाने के लिए। देखिए पिट्ठू की सवारी करके लोग वापस जाते हुए। केदारनाथ धाम 13 किलोमीटर रह गया है इस माइलस्टोन के हिसाब से। इस 13 किलोमीटर के माइलस्टोन पे भगवान केदारनाथ ने अपने भक्तों के स्वागत के लिए देखिए कैसा इंतज़ाम किया है। एक झरना है और इस झरने के नीचे पहुंचते ही आपका जो समय है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। बज गए हैं दोपहर के 2 और इस समय मैं क्रॉस कर रहा हूँ जंगल चट्टी। मैं इतने आराम से चल रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं कर रहा हूँ। और सामने देखिए कितने सारे श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो ये रास्ता कैसा है आपको इसी से अंदाज़ा लग सकता है। मैं आपको साइड से दिखाऊंगा। ये रास्ता घूम करके देखिए लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए प्रकृति कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, इंसान हमेशा सोचता है प्रकृति पे हम विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। और प्रकृति भी सोचती है चलो मनुष्य आओ मेरी गोद में, मैं
तुमको प्यार भी मैं देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ। परीक्षा में पास हो जाओगे तो बहुत आनंद मिलेगा, और परीक्षा में इस बार पास नहीं होगे तो अगली बार फिर कोशिश कर सकते हो। पिछले कुछ समय से लगातार चढ़ाई है और रास्ता प्लेन है, आप देखिएगा इस तरीके से प्लेन रास्ता हो गया है, लेकिन लगातार ऐसी चढ़ाई है। लेकिन उसी के बीचों बीच आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। देखिए साइड में ऊंचे पहाड़, और पहाड़ों के बीच में कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखा रहा हूँ सैकड़ों मीटर ऊंचाई से झरना, नीचे गिरता हुआ दूधिया जल। बहुत आराम से चलिए, 2 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रखिए। सुबह से धीरे धीरे चलिए, शाम को आप केदारनाथ पहुँच ही जाएंगे। वहाँ रात में रुकिए और सुबह उठ के बाबा के दर्शन कीजिए। रुकना है तो रुकिए, नहीं तो फिर वापस आराम से आ जाइए। धीरे धीरे चलते चलते बहुत दूर आ गया हूँ, और देखिए रिमझिम बारिश हो गई है। भोलेनाथ ने हमारे स्वागत में बारिश भी करवा दिया है। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, श्री केदारनाथ अब केवल मात्र 10.5 किलोमीटर रह गया है। तो जैसे ही आप इस बोर्ड को पढ़ेंगे आपको लगेगा भगवान आपके पक्ष में है और आप जीत ही जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ये बारिश की बूंदें भगवान ने हम सभी भक्तों के लिए इशारा दिया है कि आप बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं, और बिल्कुल घबराइए मत, थोड़ी देर में आप मेरे धाम तक पहुंचने वाले हैं। भगवान का इशारा समझिए और प्यार के साथ भगवान का नाम लेते हुए चलते रहिए। जय केदारनाथ धाम की। बाबा का प्यार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बारिश की बूंदें मोटी मोटी पड़ने लगी हैं। पत्थर जो है, रास्ता स्लिपरी हो गया है, मैं दिखाऊंगा। देखिए ये रास्ता स्लिपरी हो गया है, और जो भी भक्तगण आ रहे थे, सारे भक्तगण कहीं ना कहीं बारिश से बचने के लिए इधर उधर बैठ गए हैं। बारिश रुक गई है और मैं तो चलता ही रहा। फिर एक बोर्ड आ गया, देखो अब और नज़दीक आ गया हूँ मैं, और विभिन्न स्थानों की दूरियाँ लिखी हैं यहाँ पे। रामबाड़ा, जिसमें आपदा में बड़ा नुकसान हुआ था, यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। और छोटा लिंचोली जो सामने दिखाई दे रहा है उस पहाड़ पे, वो रह गया है सिर्फ 2.5 किलोमीटर। लिंचोली 5 किलोमीटर, छानी कैंप 6 किलोमीटर, रुद्रा पॉइंट 8 किलोमीटर और बेस कैंप 8.5 किलोमीटर, और बाबा केदारनाथ का धाम सिर्फ रह गया है 10 किलोमीटर। केदारनाथ धाम के मार्ग पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है छोटा लिंचोली। अभी मेरा टारगेट है छोटा लिंचोली पहुंचने का। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जल्द से जल्द वहां तक पहुंच जाऊं। हर हर महादेव, जय भोले शंकर बोलते हुए चलिए छोटा लिंचोली की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। महादेव अपने भक्तों से कह रहे हैं, बच्चा हड़बड़ी नहीं करने का है, आराम आराम से चलना है, और थकना बिल्कुल नहीं है, गिरना बिल्कुल नहीं है। अगर चलते चलते बच्चा थक गए तो तुम्हारे लिए ऐसे खूबसूरत नज़ारे बाबा ने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। इन नज़ारों के सामने आइए और अपनी सारी तकलीफ़ मिटा लीजिए। ज़ोर से बोलिए हर हर महादेव। एक छोटे से ब्रिज के ऊपर से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं। इतना पानी बहता हुआ आ रहा है यहाँ से, और वो पीछे जो देख रहे हैं वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर का ठंडा पिघला बर्फीला पानी यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है, आने वाले समय में यात्री शायद इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करेंगे। सुबह से जब हमने चलना शुरू किया था तो हम लोग नदी के दूसरी तरफ थे, और इस समय ब्रिज पार करके हम नदी के दूसरी तरफ आ गए हैं। ये जो पहाड़ हैं इतने मजबूती के साथ, इतने दृढ़ता के साथ यहाँ पर खड़े हैं, जो हमको हर क्षण प्रेरित कर रहे हैं कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। इस जगह से काफ़ी चढ़ाई है। देखिए जो मेरे साथ के लोग हैं सामने से इस चढ़ाई को चढ़ते हुए जा रहे हैं, और इस जगह पे पानी भी है ना, तो स्लिपरी हो सकता है, यहाँ से सावधानी से चलने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे खच्चर आज नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से रास्ता थोड़ा खुला मिल रहा है। खच्चर चल रहा होता तो इन सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर भी जो ये पिट्ठू वाले हैं, ये हर गली हर मोड़ पर बैठे हुए हैं।
जितने यात्री नहीं हैं उससे ज़्यादा ये पिट्ठू वाले हैं, और जिनको जाना है उनको भी परेशान कर रहे हैं, जिनको नहीं जाना है उनको भी परेशान कर रहे हैं, है ना। जवाब देते आप परेशान हो जाएंगे कि भैया नहीं चाहिए। देखिए ऐसी चढ़ाई है, ऐसे चढ़ते चले जा रहे हैं लोग श्रद्धा भक्ति के साथ। देखिए ऐसे उतर भी रहे हैं, किस प्रकार से कंधे पे बैठकर उतरते हैं लोग, है ना। और ये जो जगह है वो उस तरफ से हम लोग नदी क्रॉस करते हुए चढ़ते चले आ रहे हैं। ये देखिए मेरा भाई और मेरी माताजी भी धीरे धीरे चढ़ के आ रही हैं। माताजी कहती हैं कि मुझे पैदल ही जाना है, पिट्ठू नहीं करना है, और आधे से रास्ता ये आ भी चुकी हैं। तो जब ये आ गई हैं आप लोग भी आ सकते हैं। घबरा जाएंगे तो नहीं, और पिट्ठू लेने से कुछ आपका बड़ा नाम हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। कोशिश करके आइए, मेहनत करके आइए, आपको ज़्यादा आनंद मिलने वाला है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय भोले शंकर, हर हर महादेव। बस यही नाम का सहारा है, यही शक्ति है, यही ताकत है, यही एनर्जी है। इसी के सहारे केदार धाम तक पहुँच ही जाएंगे। देखिए ऐसी चढ़ाई आ रही है, एक चढ़ाई में चढ़ के आया हूँ और ये सामने दूसरी चढ़ाई आ गई है, और मुझसे ज़्यादा तेज़ तो मेरी माताजी हैं, वो मुझे छोड़ के आगे निकल गई हैं। वो 70 से भी ज़्यादा साल की हैं, लेकिन ताकत देखिए वो चलती चली जा रही हैं। भगवान भोले शंकर की कृपा है और उम्मीद है कि हम पहुंच ही जाएंगे। ज़ोर से बोलिए जय भोले शंकर। शाम के पूरे 6 बज गए हैं और पहाड़ की चोटियों पर बादलों ने अपना डेरा डाल लिया है। रात को तो इन बादलों को यहीं रुकना है, लेकिन हमें रुकने के लिए हमें अपने गेस्ट हाउस तक पहुंचना पड़ेगा, और गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा हमें पैदल चलना है, और अंधेरा हो रहा है। और अंधेरा अगर हो जाएगा तो इस अंधेरे में ये रास्ता मैं आपको कैसे दिखाऊंगा। चलो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा ही दिखा दूंगा आपको। सुबह लगभग 9-10 बजे से स्टार्ट किया था और शाम के 6 बज गए हैं। उठते बैठते चाय पीते नाश्ता करते भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे चढ़ते चले जा रहे हैं। चलो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत श्रद्धालु साथ में हैं, और शायद ये रात भर चलते ही रहते हैं, तो हम भी रात भर चलते ही रहेंगे। भगवान जहाँ भी छुपे हों उनको छुपने नहीं देंगे, उनको पकड़ ही लेंगे। और देखिए दूरी बताने वाला ये साइन बोर्ड भी शाम के वक्त सोने की तैयारी में है। इस पर लिखा हुआ है श्री केदारनाथ धाम 8.5 किलोमीटर और बेस कैंप 6.5 किलोमीटर। बड़ी चिंचोली बाप रे, अभी 3 किलोमीटर इसका भी रह गया। छोटी चिंचोली 1 किलोमीटर। तो अभी हमको 8.5 किलोमीटर और चलना है। तो 2 घंटा अगर चलेंगे तो 4 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो 2 घंटा चलने के बाद कुछ इंतज़ार और करेंगे, और तब तक आप देखिए बादलों का डेरा इन सुंदर पहाड़ की चोटियों पर। सुंदर नज़ारा, कितने सारे बादल हैं और देख रहे हैं हमारी तरफ, और हमको बोल रहे हैं देखो मज़े तो हमारे ही हैं। साधारणतया जो भारत के निवासी होते हैं उनको ग्लेशियर देखना नहीं मिलता है। इस यात्रा पर आते हैं तो ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। और कुछ उत्पाती लोग तो हमेशा ही होते हैं, खुरापाती उत्पाती, जो कि मना करने के बावजूद भी देखिए किस प्रकार से इस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ गए हैं। फिर कभी कुछ हादसा हुआ तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, छत्रपति संभाजीनगर जिला से। ये यात्रा बहुत ही अच्छी है। ये जो अपना का चैनल, आपके चैनल के वास्तव से हम भारत के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि सभी लोगों ने यात्रा है, लेकिन ये तीर्थ यात्रा में बाबा भोलेनाथ, ये केदारनाथ धाम बहुत ही अच्छा है। सब ने आना है, एक बार दर्शन लेना है। क्यों, जो कि अपन जो घर से बोलते हैं भीड़ है, बर्फ़ है, आज कोई बारिश नहीं है, जो पहला गांव में हल्ला हुआ है, ऐसा कोई इधर कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको विनंती है आप भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ जाए। आपके चैनल का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आप खुद 22-25 किलोमीटर पैदल चल के आए, और जो आप भारतवर्ष में पूरे लोगों के आप बता रहे या कैसा है मौसम, कैसा है, बारिश नहीं कुछ नहीं, इसलिए आपका भी धन्यवाद करते। हम महाराष्ट्र से आए, धन्यवाद आप सबको। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान धीमी गति से चलते रहिए, पानी पीते रहिए, और थक जाए तो विश्राम करते हुए आगे बढ़िए।
भगवान के दर्शन आपको अति शीघ्र होंगे। जोर से बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोले शंकर। 8 बजे भोले शंकर हमारे ऊपर ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने बारिश की शुरुआत कर दी। पिछले 2 घंटे से बारिश में फंसे रहे और हो गए हम लेट और अपने टेंट तक नहीं पहुंच पाए। और जो मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ जो व्यवस्था है, सबसे पहले तो जो टेंट बुक है उनके बारे में बताता हूँ। सरकारी टेंट है GNVM का, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड। फ़ोन नहीं उठाता है। दूसरी सुविधाएं मैं बताता हूँ। एक केला 25 रुपये का, पानी की बोतल 80 रुपये, एक पराठा 60 रुपये और मैगी जो मार्केट में हम ख़रीदते हैं 10 रुपये का शायद या 12 रुपये का आता है, या सबसे छोटा वाला जो मैगी का पैकेट होता है वो 50 और 60 रुपये में यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो यहाँ बेचने वाले लोग हैं वो लोग कुछ बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पानी की बोतल है, पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? कौन पहुँचाएगा यहाँ पानी की बोतल? सरकार है ना भाई। आज या कल में तो हमारा ये धाम बना नहीं है, सैकड़ों हज़ारों साल पुराना कहा जाता है। तो इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, और ये साइड बोलने वाले बहुत तंग करते हैं पूरे रास्ते में। जितना पूरा रास्ता है आपको मुसीबत यही करते हैं, पिट्ठू वाले और पालकी वाले। आपको लेना हो या नहीं लेना हो, आपको करेंगे ये परेशान। जब तक आप लोगे नहीं, आपके पीछे पड़े रहेंगे। और अगर आप चलने की कोशिश करोगे, साइड दो, सारा रास्ता इन्हीं का है। और मैं आपको कह दूं, ये जो पिट्ठू वाले लोग हैं ये हमारे देश के लोग नहीं हैं, और इस तरीके से दादागिरी करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का देश है, हम दूसरे देश से आए हैं घूमने के लिए। मज़े की बात, जेब में रख के लाइए कम से कम 2000 रुपये पानी पीने के लिए, नहीं तो आप पानी नहीं पी पाइएगा यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुकानदार बेईमानी कर रहे हैं। दुकानदार कैसे करेंगे भैया, वो बड़ी मुसीबत से लाते हैं यहाँ तक। अभी हम बनने वाले हैं क्या, 4था या 5वां कुछ बताते हैं, इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारे पास पता नहीं कैसी कैसी शक्तियाँ हैं, मगर हम उपलब्ध पानी नहीं करा पा रहे हैं। लोग 1 लीटर पानी 80 रुपये का यहाँ ख़रीद रहे हैं। क्या करेंगे भैया मुसीबत में? एक समोसा 50-40 रुपये। जो भी बैठने की जगह है वहाँ पे घोड़े वाले, खच्चड़ वाले, पिट्ठू वाले बैठे होते हैं। और अगर हम कहीं बैठ भी गए, अगर कि चलो भाई हम एक जगह मिल गई, हम बैठ गए, वहाँ आके दादागिरी करते हैं, उठो 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 उठो, हम अपना ये सवारी जो लेके जा रहे हैं उनको बिठाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर भोले शंकर की कृपा हो तो भैया आदमी पहुँच जाए, है ना। और भोले शंकर की कृपा हो, है ना, तो दम आ जाए तो 80 रुपये लीटर पानी पी ले। यहाँ पे बिसलरी का पानी 80 रुपये लीटर, है ना। हमें तो ऐसा लग रहा है अचानक हम अमेरिकन हो गए हैं, है ना। यहाँ आने के बाद ऐसा फील होगा कि हम हो गए अमेरिकी, हमारे पास आ गए डॉलर्स। 80 रुपये में अब पिएंगे। चलो भैया पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम ढूंढते हैं कहाँ पे है। कल सुबह गौरी कुंड से 10 बजे पैदल चलना स्टार्ट किया था और रात के 2:30 बजे हम आकर पहुँचे थे नंदी बेस कैंप। वहाँ पर हमारा एक टेंट बुक था और उस टेंट में रात भर 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद बेहोशी की हालत में पड़े रहे। सुबह उठ कर के नाश्ता किया और नहा धो के फ्रेश होके अपनी सारी ताकत जुटा के वापस हम लोग 12 बजे के बाद अब मुख्य मंदिर केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो टेंट है उसका एक स्पेशल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका आनंद और उसकी परेशानी सब
उस वीडियो में देख पाएंगे। अब हम बाबा केदारनाथ धाम की दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमें दर्शनों के लिए टोकन लेना बाकी है, तो पहले जाके आप टोकन लेंगे और टोकन लेने के बाद ही हमको समझ में आएगा यहाँ कितनी भीड़ है और कैसी व्यवस्था है, कितना समय लगने वाला है। अथाह परिश्रम करने के बाद अंततः भोले बाबा के दर्शन मात्र 2 सेकंड के लिए मिल पाए। परसों मैं सुबह 10 बजे से पैदल चलना स्टार्ट हुआ था और मैं कल रात 2:30 बजे नंदी बेस कैंप जाकर पहुंचा था और आज मैं यहाँ पर 1 बजे से लाइन में लगा हूँ और 4 बजे मुझे मंदिर में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ मेरे अकेले का ही नहीं रहने वाला है, ये सौभाग्य मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 1 बजे मैं लाइन में लगा था और 4 बजे मुझे दर्शन मिल गए, 2 सेकंड के लिए ही सही। तो अगर इस वक्त आप यहाँ आते हैं तो हो सकता है कि आपको भी 3-4 घंटे के अंदर ही दर्शन यहाँ पे मिल जाए। दर्शन करने के लिए आपको टोकन लेना होता है, टोकन मंदिर के गेट के बाहर ही आपको मिल जाएगा और उसके लिए कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं लगता है और शुल्क नहीं है, फ्री में टोकन मिल जाएगा आपको। टोकन मिलने के बाद आप लाइन में लग जाइए और लाइन में लगे रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए और आपका भाग्य अच्छा रहा तो 2-3 घंटे के अंदर ही आपके दर्शन भगवान जी का हो जाएगा। आपको जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो फिर आपको एक महान शांति की अनुभूति होगी। ये है हमारा केदारनाथ धाम, भगवान केदार का मुख्य जो मंदिर है आप देख सकते हैं, भव्य सजाया हुआ है। शिव, शंभु और ओम लिखा हुआ है और नेचुरल फूलों से बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है और एक भव्य पताका मंदिर के शिखर पर लहरा रहा है। तो मैं अब ऊपर आ गया हूँ मंदिर परिसर के पीछे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वो भीमशिला जिससे हमारे इस मंदिर की रक्षा हुई थी। ऐसा कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं ही इस पत्थर को यहाँ स्थापित किया था इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए। देखिए मेरे सामने है वो विशाल भीमशिला जिसके साइड में एक बहुत ही शानदार त्रिशूल लगा हुआ है और यहाँ पर लोग आते हैं बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से इस भीमशिला की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर आप इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बादलों के बीच से चलते हुए अब हम आज ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतरेंगे। बाबा के दर्शन जैसे भी हुए हैं उसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आप चढ़ाई स्टार्ट करेंगे या उतरना स्टार्ट करेंगे आपको सबसे बड़ी परेशानी होगी बास्केट वालों से, जिसको यहाँ पिट्ठू बोलते हैं। मैं सामने दिखाऊं जैसे घूम रहे हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहे हैं इतनी सी दूरी में और 11 तो यहाँ तीर्थ यात्री भी नहीं है। किस तरीके से है यहाँ पर बास्केट वाले, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक छठा ये आ रहा है ना। इस तरीके से ये बास्केट वाले खड़े भीड़ करके हर जगह, यात्री नहीं है, सब पिट्ठू वाले। 10-15 हैं यहाँ पे खड़े, यात्री नहीं है, 10-15 है यहाँ पे। और ये देखो कैसे करके जाते हैं, यहाँ पे देखो ये पिट्ठू 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 पिट्ठू, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 है यहाँ पे और 12 यहाँ पे थे, 3 4 5 6 यहाँ पे हैं, 16 हो गया। मैं तो 15 ही बता रहा था, ठीक है 16 हो गया, 2 और 3 नीचे से और आ रहे हैं, है ना, एक ये है, 16 4 20 हो गया। इतने तो यात्री नहीं है यहाँ पे, है ना, जितने ये पिट्ठू वाले हैं। इतनी परेशानी करते हैं ये लोग और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस है यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने भी इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कोई सोचा है कभी किसी ने कि भाई ये क्या करते हैं यहाँ पे आके इतने सारे लोग, है ना, यात्री है नहीं और पिट्ठू वाले और पालकी वाले भरे हुए हैं। 3 4 5 और मिले आप मेरे को यहाँ पे, ये पिट्ठू वाले, इतने तो यात्री नहीं है। आप देख लो खुद ही, 5 यात्री नहीं है और यहाँ पे देखो 5 वो आगे गए और 2 कदम की दूरी पे 1 2 3 4 5 6 खड़े हैं, 2 कदम की दूरी पे 6 और खड़े हैं।
ये देखो, ये भी है बास्केट वाले, दूर देश से आए हैं, गौरीकुंड ले जाएंगे। 2 लोग यहाँ बैठे हैं, एक भाई वहाँ बैठा है, 2 और 1 3 और 2 4 2 6 7 वहाँ बैठे हैं, है ना। 7 और 3 10 लोग तो यहीं बैठे हैं। तो 10 तो यहाँ यात्री भी नहीं है, यात्री नहीं है, देख लो, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, है ना। यात्री नहीं है, पिट्ठू वाले हैं और पालकी वाले हैं, खच्चर वालों पे वैन लगा हुआ है। लगभग 1 घंटे भर से बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच में सारे श्रद्धालु जो चढ़ रहे हैं वो भी आ रहे हैं ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, और हम लोग जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग भी नीचे की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये जो बारिश की बूंदें हैं, इसको भगवान शंकर का प्रसाद मान लीजिए, तो फिर किसी तरह की कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। सामने देखिए, जो पर्वत की चोटी है, वहाँ से बादल किस प्रकार से पर्वत के साथ खेलते हुए, अटखेलियाँ करते हुए हमारे ऊपर पानी की बूंद बरसाते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और इधर देखेंगे तो इधर से जो श्रद्धालु हैं, इधर से जो दर्शन कर चुके हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। इन चीज़ों का अगर आपको आनंद लेना है तो आपको ट्रैकिंग करके आना पड़ेगा, और अगर आप इन चीज़ों का आनंद नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ भोले शंकर के दरबार तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर सर्विस से ही जाना चाहिए। ईश्वर तेरी माया, कभी धूप कभी छाया। इस समय बारिश हो रही थी 10 मिनट पहले, अब देखिए भयंकर धूप है। इसी को कहते हैं ईश्वर का चमत्कार, है ना। तो पहाड़ी पर जो भी लोग चढ़ रहे हैं वो भी छोटे छोटे कदमों से चलें, और जो नीचे उतर रहे हैं वो भी छोटे छोटे कदमों से चलते हुए नीचे की तरफ उतरें। थक जाएं तो कहीं बैठ जाएं, पानी पिएं, विश्राम करें, उसके बाद दोबारा से आगे की तरफ रवाना हो जाएं। गौरीकुंड तक पहुंचने का केदारनाथ धाम से पैदल पैदल इस वीडियो को हम लोग इस महान गौरीकुंड के गेट के सामने ही समाप्त करेंगे। अभी हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि लगभग 11.5 घंटे के इस सफ़र के दौरान हम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग आराम से चलते हुए गौरीकुंड के जहाँ से ट्रैकिंग की शुरुआत होती है वहाँ से बाहर हम लोग आ गए हैं। अब हम गौरीकुंड में ही स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में या कैंप में ठहरेंगे, और अगले सुबह हम लोग अपनी गाड़ी से आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। हमारे सफलतापूर्वक केदारनाथ धाम तक की यात्रा और वहाँ से सफल वापसी के लिए बाबा केदारनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। जोर से बोलेंगे हर हर महादेव, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।